हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका DSE का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रोत्तर हिंदी संस्थाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन सवाल सबके सामने यही था कि अब हिंदी को पूरे देश और दुनिया में कैसा फैलाया जाए। तो इसी उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हुई। तो आज हम उन्हीं संस्थाओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तो जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और जो हिंदी थी उसको एक संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया गया, तो उस समय पर जो हिंदी का नाम था, उससे नाम भर से कोई भाषा जो मजबूत है वो नहीं होती है। तो उसे शिक्षा, शोध, प्रकाशन और संस्कृति के हर क्षेत्र में स्थापित करना भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया था। तो इसे विकसित और समृद्ध करने के लिए कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भी बनाई गई। तो इसलिए जो सरकार और समाज था, उन सभी ने मिलकर कई संस्थाएं बनाई, जो कि हिंदी को उन्नति के एक नींव का पत्थर भी साबित हुआ। तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का शिक्षण देना, हिंदी के बारे में अनुसंधान करना और हिंदी के जो पत्र पत्रिकाएं उनका प्रकाशन और सांस्कृतिक योगदान। तो ये सभी हमारे उद्देश्य थे इन सभी संस्थाओं के स्थापना के। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भूमिका का। भूमिका में हम पढ़ेंगे साहित्य और संस्कृति के विकास के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं भूमिका साहित्य और संस्कृति के विकास में। तो इसमें हम देखेंगे हिंदी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करना। तो जो हिंदी है वो केवल बोलचाल की भाषा ही नहीं है, बल्कि वो हमारे ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की वाहक भी मानी जाती है। तो ये जो संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं ने हिंदी को आधुनिक विषयों की भाषा बनाया और जो क्षेत्रीय भाषाओं के बीच है, उनके बीच में क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में एक पुल का काम यानी कि एक सेतु का काम भी इसने किया। तो भारतीय संस्कृति और साहित्य को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना। तो जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसको वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई गई है। लेखक, कवि, अनुवादक, शोधार्थी और छात्रों को ये सभी सहयोग देना, तो ये सभी साहित्य और संस्कृति के विकास में इसकी भूमिका रही है। तो स्टूडेंट, आप मान लीजिएगा, अगर हिंदी संस्थाएं न होती तो शायद आज जो विज्ञान की किताबें है, ये जो तकनीकी शब्दावली है या फिर जो साहित्य का अनुवाद है, वह इतने सहज रूप से उपलब्धि ना होता। तो यही था हमारा भूमिका साहित्य और संस्कृति के विकास में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्थापना की पृष्ठभूमि। तो अब हम बात कर लेते हैं स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे संविधान अनुच्छेद 343 व 351 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो स्टूडेंट, इन जो ये हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं को हम एक एक करके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 और 351 है, उसमें जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके ओनली ड्यू सोल में नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो आर्टिकल 343 और 351, ये दोनों ही हमारे जो आर्टिकल है, इसमें जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो आवश्यकता थी कि इसके प्रचार प्रसार के लिए संस्थागत प्रयास हो। तो
ये जो दर्जा दिया गया था, ये तभी सार्थक हो सकता था जो इसके लिए जो संस्थागत प्रयास है वे किए जाते हैं। तो इसी सोच के तहत या इसी उद्देश्य से जो विभिन्न हिंदी संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो यही थी हमारी स्थापना की पृष्ठभूमि, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रमुख स्वतंत्रोत्तर हिंदी संस्थाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं, इन संस्थाओं को एक एक करके जान लेते हैं, ये कौन कौन सी संस्थाएं रही है। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली संस्था आती है वो हमारी आती है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि हमारी दिल्ली में स्थित है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो हमारे 1960 में दिल्ली में की गई थी। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हमारे 1960 में दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसका रखा गया था हिंदी का मानकीकरण, शब्दकोश, शब्दावली निर्माण। तो इसका जो मुख्य काम था वो था हिंदी का मानकीकरण करना, जैसे कि जो शब्दकोश हो गया या शब्दावली हो गई, ये सभी बनाना, या फिर शिक्षण सामग्री तैयार करना, हिंदी शिक्षण के लिए पुस्तकों की तैयारी, साहित्यकारों की कृतियों का प्रकाशन। तो यही सभी हमारे जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इस सभी का मुख्य उद्देश्य था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, तो ये हमारा दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। तो अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के बारे में। तो ये भी हमारा 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1960 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। तो ये जो संस्था है, ये संस्था विदेशी छात्रों को हिंदी सिखाती है। तो इसका उद्देश्य क्या-क्या रखा गया? इसका उद्देश्य रखा गया जो विदेशी विद्यार्थी है उनको हिंदी सिखाना, साथ ही हिंदी अध्यापन प्रशिक्षण देना। जो अध्यापक होते थे उन अध्यापकों को ये संस्था प्रशिक्षण देती थी, और ये हिंदी अनुवाद व शोध कार्य भी करती थी। तो अनुसंधान, अनुवाद, ग्रंथ प्रकाशन, ये सभी इसके कार्य थे। और इसके कई शाखाएं भी बनाई गई, जैसे कि वाराणसी में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, शिलोंग में। तो इन सभी शहरों में इसकी जो शाखाएं है वे बनाई गई। तो यही था हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जो कि हमारे 1960 में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। तो अब हम बात कर लेते हैं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। तो इसमें क्या-क्या उद्देश्य रखे गए थे? इसमें उद्देश्य रखे थे हिंदी में साहित्य और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का प्रकाशन, साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपरा पर शोध। तो ये जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद थी, इसने साहित्य और विज्ञान की जो पुस्तकों का प्रकाशन है वो इसने किया, साथ ही इसने भारतीय संस्कृति पर शोध कराया, और जो साहित्य कार्य है उन साहित्यकारों को सम्मानित करने की परंपरा भी इसके द्वारा ही शुरू की गई थी। तो यही था हमारा बिहारी राष्ट्रभाषा परिषद पटना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट संस्था आती है वो हमारी आती है हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज के बारे में। तो इसकी भी जो स्थापना की गई थी वह 1927 पर स्वतंत्रता के बाद सक्रियता बढ़ी। तो हिंदुस्तानी अकेडमी जो हमारी प्रयागराज में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना तो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जो इसकी सक्रियता है वो हमारा देश आज़ाद होने के बाद, यानी कि 1947 के बाद इसकी सक्रियता बढ़ाई गई थी। तो इसमें क्या-क्या उद्देश्य रखे गए थे? इसमें उद्देश्य रखे गए थे हिंदी और उर्दू का सामंजस्य, साहित्य और समाज पर शोध, यानी कि जो हिंदुस्तान अकेडमी थी, इसने हिंदी और उर्दू दोनों को ही मिलाकर हिंदुस्तान भाषा का जो सामंजस्य है, उसको बढ़ावा दिया। साथ ही यहाँ पर साहित्य और जो समाज है, उस पर भी शोध और पत्रिकाओं का प्रकाशन इसका मुख्य कार्य रहा है। तो ये पत्रिकाओं का प्रकाशन, साहित्य और समाज पर शोध, ये सभी हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज के मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य रहे हैं। तो ये तो हमारी कुछ प्रमुख संस्थाएं हो गई, जो कि मैंने आपको 4 प्रकार की संस्थाएं बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रोत्तर हिंदी संस्थाओं का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं जो-जो संस्थाएँ अभी हमने पढ़ी, जो कि हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद बनी, उन सभी के जो महत्व है वो क्या महत्व रहा। तो महत्व में हम देखेंगे हिंदी को राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करना, हिंदी साहित्य का संरक्षण और संवर्धन। तो ये जो सभी संस्थाएँ थी, इन सभी संस्थाएँ ने जो हिंदी थी, उस हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। साथ ही उन्होंने अनुवाद व शब्दावली के ज़रिए अन्य भाषाओं से संपर्क भी बनाया, जिससे कि जो शोध लेखक या प्रकाशन है उनके माध्यम से जो हिंदी और शिक्षा है उसको संस्कृति में मजबूती गई। तो हिंदी लेखकों, कवियों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन मिला, और साथ ही हिंदी का शैक्षणिक व सांस्कृतिक महत्व भी इसमें बढ़ाया गया। तो स्टूडेंट, अगर ये संस्थाएं न होती तो जो आज हिंदी इतनी व्यापक और संगठित रूप से हमारे सामने है, तो वो आज दिन हमें देखने को ना मिलता। तो यही सभी महत्व था हमारा स्वतंत्रोत्तर हिंदी संस्थाओं का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अन्य हिंदी सेवी संस्थाएँ के बारे में।
तब हम कुछ अन्य जो हमारी सेवी संस्थाएं हैं हिंदी के लिए, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ अन्य संस्थाएं भी उल्लेखनीय हैं, जैसे कि हमारी हो गई साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में स्थापित है। तो साहित्य अकादमी संस्थाएं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी नई दिल्ली में स्थापित है और इसकी स्थापना हमारे 1954 में की गई थी। और जो साहित्य अकादमी जो संस्था थी, इसका उद्देश्य रखा गया था जो भारतीय भाषाएं है उनके साहित्य का विकास और सम्मान करना, और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। जो भारतीय भाषाओं के साहित्य का विकास और साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये सभी काम हमारे साहित्य अकादमी दिल्ली के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये तो हमारी साहित्य अकादमी संस्था हो गई। इसके बाद दूसरी आती है हमारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली। तो इसकी जो उद्देश्य की गए, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो इस उद्देश्य से की गई थी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों है, ये सभी उन सभी को हिंदी सिखाता था, ताकि जो राजभाषा है वो नीति को लागू कर सके, और इसी के साथ हमारी राजभाषा नीति को भी लागू किया गया। तो ये सरकारी अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। थर्ड हमारी आती है हिंदी अकादमी, जो कि हमारी दिल्ली में स्थापित है। ये दिल्ली सरकार के अधीन एक संस्था है। तो इसका उद्देश्य था राजधानी क्षेत्र में हिंदी का जो विकास है और लेखकों को जो सहयोग है वो प्रदान कर सके। फोर्थ हमारी आती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो कि हमारे लखनऊ में बनाया गया है, और इसका भी उद्देश्य था हिंदी लेखन और शोध को बढ़ावा देना, और साथ ही जो साहित्यकार है उनको पुरस्कार और उनको जो अनुदान है वो देना, ताकि जो साहित्यकार है उनके अंदर मोटिवेशन बना रहे और वे हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहे। तो यही था हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ आती है वो हमारी आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था शिक्षा और शोध के लिए हिंदी में उच्च स्तरीय ग्रंथ तैयार कराना। तो जो उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ग्रंथ है, उन सभी को तैयार करना ही हमारा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत रखा गया था, जो कि हमारी जयपुर में स्थापित है। तो यही सभी थे हमारी कुछ संस्थाएं, अन्य हिंदी सेवी संस्थाएं, जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो ओवरऑल हम अब एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद हिंदी संस्थाओं ने हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो हिंदी संस्थाएं थी, उन्होंने हिंदी को एक वैश्विक भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई, और साथ ही ये जो संस्थाएं थी, इन्होंने अनुवाद, प्रकाशन, शिक्षण, शोध और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से भी हिंदी की जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ावा दिया और उनको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आज जो हिंदी है वो विश्व स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि हिंदी तेजी से विश्व पटल पर आगे बढ़ रही है। तो यही सभी था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। तो स्टूडेंट, ये थी जो स्वतंत्रता हिंदी संस्थाएं की कहानी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।